नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जितने भी जिले थे उनका अध्ययन कर रहे थे। काफ़ी जिले हमने अध्ययन कर चुके हैं अपन। आज अपना जिला रहेगा वो रहेगा बीकानेर जिला। ठीक है, तो आइए देखते हैं बीकानेर जिले के बारे में। इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, क्या इसके अंदर कह सकते हो विशेष प्रकार के पर्यटन और दर्शनीय स्थल हैं, क्या इसके अंदर दुर्ग हैं, क्या इसके अंदर मिलेगी हमें कोई बावड़ियाँ, क्या क्या इसके अंदर मिलेगी। तो आइए चर्चा करते हैं बीकानेर जिले की। बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर जिला दर्शन, बीकानेर का नाम आते ही आपको सबसे पहले अगर कोई दिमाग में चीज़ आती है तो वो आती है कौन सी? बीकानेरी गुजिया, पापड़ और बीकानेरी रसगुल्ले, ये चीज़ आती है। तो ध्यान रखना, बीकानेर गुजिया, पापड़ और रसगुल्ला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुजिया, पापड़ और रसगुल्ला के लिए। जो बीकानेर गुजिया है उसको जियोग्राफी आइडेंटिफिकेशन यानी जीआई टैग भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? जीआई टैग भी मिल चुका है। उससे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं कि ये किस प्रकार से बना, कैसे बना, कैसे नहीं बना। ठीक है, बात करें कि मान लीजिएगा ये मारवाड़ है। क्या था? प्राचीन समय में मारवाड़ था, जहाँ के शासक होते थे राव जोधा। ठीक है, राव जोधा होते थे। राव जोधा यहाँ के शासक थे। राव जोधा यहाँ के शासक थे। राव जोधा के एक पुत्र जिन्होंने कह सकते हो इस प्रदेश को, इससे पहले कहते थे राप्ती घाटी कहते थे। क्या कहते थे? राप्ती घाटी। राव जोधा के पुत्र राव बीका, कौन? राव बीका कांधल, राव बीका कांधल ने इसकी स्थापना की थी राप्ती घाटी नामक स्थान पे। किस स्थान पे? राप्ती घाटी नामक स्थान पे बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये होती है कि राव जोधा के पुत्र जिन्होंने कह सकते हो कि राव जोधा से आज्ञा लेकर एक नए राज्य का कह सकते हो कि निर्माण की सोची है, और यहाँ से ये निकले हैं किस साइड से? अपने पश्चिम की साइड निकले। किस साइड? पश्चिम की साइड निकले हैं। ठीक है, याद रखेंगे राव बीका और राव कांधल और बीदा, ये तीनों के तीनों जाते हैं बीदा, ये तीनों के तीनों जाते हैं। और राव बीका क्या करते हैं कि यहाँ से निकलते हैं और एक नए नगर की स्थापना करती हैं, राप्ती घाटी नामक स्थान में जाते हैं, और जिसे अपन जानते हैं आज बीकानेर राज्य के नाम से। किसके नाम से? बीकानेर राज्य के नाम से। ठीक है, और जो बीकानेर राज्य की बात करें तो ये यहाँ से निकलते हैं, और उससे पहले जिस स्थान पे ये रुकते हैं, जिस स्थान पे रुकते हैं, और उस स्थान को कह सकते हो कि इन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई। राव बीका ने इसको कहा था, सॉरी, राव जोधा ने राव बीका को कहा था अपने साथ एक भैरव की मूर्ति देते हैं। इन्हें क्या देते हैं? भैरव की मूर्ति देते हैं, और इन्हें कहते हैं जिस स्थान पे वह मूर्ति रुक जाती है आप वहां पर अपने राज्य की स्थापना करना। तो यहाँ से क्या करते हैं? एक भैरव की मूर्ति लाते हैं और इस स्थान पे ये मूर्ति रुक जाती है, और इस स्थान का नाम होता है कोडमदेसर। क्या नाम होता है? कोडमदेसर। ठीक है, इस स्थान पे ये मूर्ति रुकती है, और ये बीकानेर राज्य की प्रथम राजधानी बनती है, यानी प्रथम बीकानेर राज्य की प्रथम राजधानी। प्रथम राजधानी बनती है। क्या बनती है? बीकानेर राज्य की ये प्रथम राजधानी बनती है कोडमदेसर। कैसे? कि यहाँ से राव जोधा के आशीर्वाद से राव बीका निकलते हैं, और राव जोधा का कहा होता है कि जहां पर ये मूर्ति रुकती है, और वो स्थान कौन सा था? कोडमदेसर था। कौन सा था? कोडमदेसर। तो ध्यान रखना कि जो पहली राजधानी है बीकानेर राज्य की कौन सी बनती है? कोडमदेसर। ध्यान रखना, राप्ती घाटी नामक स्थान पे क्या की थी? राव बीका ने पहली अपनी स्थापना की थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, और ये हुई थी 1465 के अंदर। कब हुई? 1465। और कहते हैं कि उस समय ये तिथि
जो तिथि थी वो थी अक्षय तृतीया। कौन सी थी? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, या इसे आप कहते हैं आखा तीज। क्या कहते हैं? आखा तीज। और इस तृतीया, आखा तीज या अक्षय तृतीया को कह सकते हो, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। अब नहीं होते, होते थे। अब काफी गिरावट आई है, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, प्रशासन की सतर्कता से काफी इसके अंदर कमी आई है। तो ध्यान रखना आप कि राती घाटी जो बीकानेर राज्य की यहाँ पर स्थापना करते हैं राव बीका, और जो पहली राजधानी वो बसाते हैं कोडम देसर। क्या बसाते हैं? कोडम देसर। और कहते हैं कि इस राती घाटी को पहले जानते थे, जो प्राचीन नाम था इसको कहते हैं जांगल प्रदेश। क्या कहते हैं? जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश कहते हैं, यानी यहाँ पर जंगल जंगल था पूरा का पूरा, और यहाँ पर स्थापना करते हैं। और इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी कही जाती है वो कही जाती है आई छतरपुर। आई छतरपुर। ठीक है, जिसे वर्तमान में हम जानते हैं नागौर के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? नागौर के नाम से। ठीक है, वर्तमान नाम है इसका नागौर। ठीक है, तो ये जांगल प्रदेश कह सकते हो। यहाँ पर कह सकते हो कि राती घाटी नामक स्थान पे इन्होंने राव बीका ने स्थापना की है। ठीक है, तो बात करें कब स्थापना होगी इसकी? 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना। बीकानेर शहर की नहीं हुई है, बीकानेर राज्य की स्थापना हुई है। प्रथम राजधानी कौन सी रही है? कोडम देसर रही है। कौन सी रही है? कोडम देसर रही है। ठीक है, अब राव बीका अपनी दूसरी राजधानी कोडम देसर से आगे एक स्थान है, यहाँ आते हैं, और जहाँ पर वर्तमान बीकानेर शहर बसा हुआ है उसे कहते हैं, एक दुर्ग बनाते हैं। राव बीका क्या बनाते हैं? दुर्ग बनाते हैं, छोटा सा लघु दुर्ग। राव बीका की टेकरी जिसे कहा जाता है, राव बीका की टेकरी। राव बीका की टेकरी लघु दुर्ग है। ये क्या है? लघु दुर्ग है। इसके आसपास आज पूरा पूरा का पूरा बीकानेर जो शहर है उसकी स्थापना हो रखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये बनाते हैं ये 1488 सन के। कब? 1488 के अंदर। तो ये आपकी बनती है जो राव बीका की टेकरी है, ये बनती है बीकानेर राज्य की दूसरी राजधानी। दूसरी राजधानी। ठीक है, आप याद रखेंगे, राव बीका की दूसरी राजधानी बनती है। और जो वर्तमान बीकानेर शहर है, वर्तमान बीकानेर राज्य, सॉरी शहर कह सकते हो, जो वर्तमान बीकानेर शहर है वो यहीं बना हुआ है। तो आपको कहें कि वर्तमान बीकानेर शहर की स्थापना कब हुई, तो आप याद रखेंगे 1488 के अंदर। बीकानेर राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1465 के अंदर। किस स्थान पे? कोडम देसर याद रखेंगे, बीकानेर नहीं, कोडम देसर याद रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर रखेंगे आप बीकानेर शहर याद रखेंगे। तो ये इसकी थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि राव जोधा जो मारवाड़ के शासक थे, जिसे वर्तमान में हम जोधपुर कहते हैं, राव जोधा के पुत्र बीका, जिन्होंने अपने चाचा के साथ, और राव बीका ने कांदल और बिदा जिनके चाचा हैं उनके साथ मिलकर कह सकते हो कि राव जोधा के आशीर्वाद से, और करणी माता, किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से कह सकते हो। ठीक है, करणी माता, ध्यान रखना, आशीर्वाद किनका था? करणी माता का। ठीक है, राव जोधा है प्लस करणी माता। करणी माता, इनके आशीर्वाद से ये स्थापना करते हैं किसकी? आपके बीकानेर राज्य की। और राव जोधा के द्वारा कहा जाता है कि जिस स्थान पे ये मूर्ति रुकती है उस स्थान पे क्या करना, आप अपनी प्रथम राजधानी आपको बनानी है। और आज कोडम देसर में वहीं पर भैरव जी का मंदिर भी है, बहुत बड़ा, मूर्ति वहीं पे स्थापना कर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। फिर दूसरी राव बीका की टेकरी राव बीका द्वारा बनाई जाती है लघु दुर्ग के रूप में। किसके रूप में? लघु दुर्ग। और यही लघु दुर्ग आगे चलकर जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, राव बीका की टेकरी के ऊपर ही राव जो आपके राव कल्याण सिंह, कल्याणमल है, ठीक है, जो आपके राय सिंह, सॉरी कल्याणमल राय सिंह, उनके द्वारा बसा दिया जाएगा एक जूनागढ़ दुर्ग बसा दिया जाएगा। जो वर्तमान बीकानेर शहर है वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करें आगे कि आपके जो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं, या आप कह सकते हो कि जो यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं।
अब बात करें यहाँ के प्रमुख मेलों की। बीकानेर जिले के अंदर जो प्रमुख मेले बढ़ते हैं उनकी बात करते हैं, कौन कौन से मेले यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, पहले मेला बात करें जो सबसे मशहूर मेला करणी माता का मेला। करणी माता का मेला बढ़ता है देशनोक के अंदर। ठीक है, फिर बात करें कि करणी माता का मेला कब कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना जो आपके नवरात्र है, नवरात्रा के अंदर बढ़ता है। दोनों नवरात्र में बढ़ते हैं, चैत्र हो या आश्विन नवरात्र हो। तो वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, चैत्र नवरात्रि में भी और आश्विन नवरात्रि में भी करणी माता का मेला बढ़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्थान देशनोक बीकानेर। ठीक है, फिर अगले मेले की बात करें तो दूसरा मेला है जाम्बू का मेला। जाम्बू का मेला। ठीक है, जाम्बू के मेले की बात करें तो ये बढ़ता है आपका मुकाम तालवा के अंदर। कहाँ बढ़ता है? मुकाम तालवा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, मुकाम तालवा। ये मुकाम तालवा नौखा बीकानेर के पास, ये ध्यान रखना, मुकाम तालवा। ठीक है, जाम्बू का मेला जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, और इनका मेला बढ़ता है 2 बार, ये भी आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। ठीक है, 2 बार बढ़ता है आपका, आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, जाम्बोजी। ठीक है, जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है। किसके? विष्णु संप्रदाय के। ठीक है, जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका मेला। ठीक है, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी, उनका मेला भी यहाँ पे बढ़ता है मुकाम तालवा के अंदर। ठीक है, अगले मेले की बात करें तो वह है एक मेला, इसे कहते हैं चंदेरनी का मेला। किसका? चंदेरनी का मेला। ठीक है, चंदनी चेरी का मेला, इसे कहते हैं सेवकों का मेला। इसे क्या कहते हैं? सेवकों का मेला। ठीक है, बीकानेर के अंदर एक सेवक चौक है बहुत बड़ा, वहां पर ये मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेवक चौक या कह सकते हो सेवक चौक, जो देशनोक के अंदर का है। देशनोक के अंदर सेवक चौक, देशनोक के अंदर है, यहाँ पर ये मेला बढ़ता है। ध्यान रखना, ये मेला भी आपको पूछा जा सकता है कि जो चंदनी चेरी का मेला है या सेवकों का मेला है वो कहाँ बढ़ता है? देशनोक। करणी माता का जो मंदिर है उसके थोड़ा आसपास ही है, 3-4 किलोमीटर के आसपास। तो चंदनी चेरी का मेला और सेवकों का मेला कहाँ बढ़ता है? देशनोक के अंदर बढ़ता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये मेला इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को बढ़ता है। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को बढ़ता है। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को ये मेला बढ़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे बात करें तो जो अगला मेला है वो है आपके निर्जला एकादशी का मेला। निर्जला एकादशी का मेला। ठीक है, निर्जला एकादशी का मेला ये बढ़ता है बीकानेर के अंदर, एक मंदिर है लक्ष्मीनाथ मंदिर, वहां पर बढ़ता है। लक्ष्मीनाथ मंदिर। और आपको पता है निर्जला एकादशी कौन से महीने में आती है? तो आपको ध्यान होगा कि ज्येष्ठ शुक्ल 11 एकादशी आती है। कब बढ़ता मेला? ये ज्येष्ठ शुक्ल
ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, एकादशी अपने आप ही आपको याद आ जाएगा क्योंकि एकादशी यहाँ पर आ रहा है। आपको याद रखना है ज्येष्ठ शुक्ल। कौन सा याद रखना है? ज्येष्ठ शुक्ल, यानी जो ज्येष्ठ महीना है उसके अंदर निर्जला एकादशी का मेला बढ़ता है। जहाँ पर यहाँ इस मेले की खासियत है, यहाँ पर इस दिन यानी जो श्रद्धालु है जितने भी प्रकार से कह सकते हो, यहाँ पर कई भक्त इस दिन पानी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन जो आम जनता है या जो यहाँ पर आने वाले भक्त हैं उनके लिए खुले दरबार से शरबतों का और कई प्रकार के पेय पदार्थों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, निःशुल्क किया जाता है, बहुत बड़ी संख्या में अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए निर्जला एकादशी का मेला है वो लक्ष्मीनाथ मंदिर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लक्ष्मीनाथ मंदिर जो बीकानेर के अंदर है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे बेरोजी का मेला, बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध बेरोजी का मेला, बेरोजी का मेला। और अभी आपने बात की थी जहां पर बीकानेर राज्य की प्रथम राजधानी बनी थी वहां पर कोडम देसर। कौन सा मेला? कोडम देसर, बेरोजी का मेला। ध्यान रखना बेरोजी का मेला इतना ही आपको याद रखना है कि कहां पर बढ़ता है, तो आप याद रखेंगे कोडम देसर। ठीक है, फिर नागणेची माता का मेला, नागणेची माता का मेला। नागणेची माता का मेला है तो ध्यान रखना नागणेची माता का जो मंदिर है वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जूनागढ़ दुर्ग को भी, तो ध्यान रखना ये जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जूनागढ़ दुर्ग में। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बढ़ता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो नागणेची माता है इसका मेला भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। जबकि नवरात्र आते हैं उसके अंदर, चाहे आश्विन नवरात्रा हो चाहे कार्तिक नवरात्रा हो, दोनों के अंदर। ठीक है, आश्विन नवरात्रा हो या कार्तिक नवरात्रा हो, ध्यान रखिए नागणेची माता का मेला है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर इनका मंदिर है, वहां पर मेला बढ़ता है। ठीक है, अगला मेला है जो कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि के मेले की बात करें तो ये कोलायत में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोलायत। ठीक है, कोलायत स्थान है, आप कहे नोखा बीकानेर स्थान, जो नोखा और बीकानेर जो सड़क मार्ग है उसके ऊपर बना हुआ है कोलायत, वहां पर बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। और ये ध्यान रखना पूर्णिमा को बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ेगा। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना पुष्कर का मेला भी कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखें कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर बढ़ता है। ठीक है, अब बात करें कि एक और बच जाता है भट्टा पीर उर्स। भट्टा पीर का उर्स, ध्यान रखना ये भट्टा पीर का उर्स मुस्लिम समुदाय से है संबंधित। भट्टा पीर का उर्स ध्यान रखना ये भी काम करता है गजनेर के अंदर, बीकानेर के अंदर स्थान है गजनेर, वहां पर बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके जो प्रमुख मेले थे बीकानेर के अंदर भरने वाले उनकी चर्चा हमने कर ली है। ठीक है, आपका निर्जला एकादशी का महीना लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के अंदर स्थिति ध्यान रखना ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को, ज्येष्ठ का महीना ध्यान रखना ज्येष्ठ महीने के अंदर। फिर बेरोजी का मेला कोडम देसर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है भाई? कोडम देसर के अंदर। फिर नागणेची माता का मंदिर जो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है, नवरात्रा में 2 बार जो नवरात्र आते हैं उनके अंदर बढ़ता है, एक जो अश्विन नवरात्र हैं आपके और एक चैत्र नवरात्र उनके अंदर। फिर आपका कपिल मुनि का मेला कोलायत के अंदर। इनकी जो मंदिरों के जब मंदिर पढ़ेंगे तब इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे भाई इनकी क्या खासियत है। जैसे कपिल मुनि का मेला है कोलायत के अंदर बढ़ता है, इसकी याद में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इस पे क्या और विशेषता है, वो सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर भट्टाबीर का उर्स जो गजनेर के अंदर है। ठीक है, अब बात करें प्रमुख मंदिरों की। प्रमुख मंदिर बात करें पहले मंदिर की तो करणी माता का मंदिर,
करणी माता के मंदिर की बात करें तो ये आपको पता है बना हुआ कहाँ पे, देशनोक में, ठीक है। करणी माता का मंदिर जो देशनोक में बना हुआ, कहाँ बना हुआ है, देशनोक के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। करणी माता की बात करें तो मेले मैंने बता दिया था आपको, 2 बार बढ़ते हैं वर्ष के अंदर, जितने भी नवरात्र आते हैं, चाहे आश्विन नवरात्रा हो चाहे आपके चैत्र नवरात्रा हो, ठीक है। अब ध्यान रखना करणी माता के बारे में और फिर कभी क्या याद रखना है, इसे कहा जाता है चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी, ठीक है, चूहों वाली देवी, यानी यहाँ पर चूहों की बहुत ज्यादा संख्या है, इसलिए इसे कहते हैं चूहों वाली देवी। दूसरा फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना, एक आता है काबा, यहाँ पर काबा, काबा किसे कहते हैं, कई बार आता है, तो ध्यान रखना इस मंदिर के अंदर जो सफेद चूहा है, जो सफेद चूहा, सफेद चूहा जिसके दर्शन हो जाते हैं सफेद चूहे के, उसे हम क्या कहते हैं, काबा कहते हैं, क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को सफेद चूहा दिख जाता है या जिसको सफेद चूहा दिखता है वो बहुत ही कह सकते हो कि अच्छा माना जाता है, यानी सफेद चूहा दिखना अपने आप में बहुत लकी माना जाता है यहाँ के मेले की, ठीक। तो देशनोक का जो मंदिर है वहाँ पर सफेद चूहे अगर दिखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और कहा जाता है कि जो करणी माता के मंदिर के अंदर इन चूहों के खान पान के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, कि मतलब इनके लिए दूध वगैरह या इनके लिए जो अनाज वगैरह है सारी चीज़ों की इनकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। और बात करें करणी माता की तो ये बीकानेर के राठौड़ वंश की, बीकानेर के राठौड़ वंश की और कुल देवी है, क्या है, कुल देवी है। और ये चारणों की भी कुल देवी हुई, चारणों की कुल देवी है, ठीक है। बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी भी कुल देवी है और जो चारण जाति है उनकी भी ये कुल देवी है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो कह सकते हो करणी माता के बारे में प्रमुख फैक्ट है। और करणी माता को कहा जा सकता है कि बीकानेर राज्य की ये लोक देवी भी है, बीकानेर राज्य की लोक देवी भी है, जो बीकानेर राज्य की संपूर्ण सुरक्षा ये करती हैं, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। तो ये और इसके जो मेले हैं वो तो मैंने बताई थी, मेले आपको बता देता हूँ। जो आपके नवरात्र हैं, नवरात्र में बढ़ते हैं, चाहे आपके चैत्र जो पक्ष के नवरात्रे हो चाहे आश्विन के, ठीक है, जिन्हें शारदीय नवरात्रि और बसंती नवरात्रि भी हम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। करणी माता का मंदिर के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। अगले मंदिर की बात करें तो उस मंदिर का नाम हम पढ़ेंगे कपिल मुनि का मंदिर, ठीक है। जो कपिल मुनि का मंदिर है कह सकते हो उसकी बात करते हैं, कोलायत मंदिर, किसकी, कोलायत मंदिर की, ठीक है। अपन कह लेते हैं इसको कोलायत मंदिर। तो कोलायत मंदिर है वो किस स्थान पे है, जो कोलायत है वहीं पर है, ठीक है। अब बात करें जो कोलायत मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, कोलायत के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेला बढ़ता है या जो प्रतिमा है वो किसकी है, कपिल मुनि की। जो कपिल मुनि हुए थे, कपिल मुनि, उनका यहाँ पर मेला भरता है, किसका, कपिल मुनि का। और जो श्रद्धा का केंद्र है वो भी किसका है, कपिल मुनि का, ठीक है। और कहते हैं कि जो कोलायत है, कोलायत ये एक झील के किनारे है, किसके किनारे, एक झील है यहाँ पर, कोलायत एक झील है। और कहा जाता है कि इस कोलायत झील का महत्व गंगा स्नान के बराबर महत्व है, गंगा स्नान के बराबर महत्व है इनको, गंगा स्नान कर ले या कोलायत में स्नान कर ले बराबर महत्व है इसका, ध्यान रखना ये, ठीक है। और कपिल मुनि का प्रमुख कह सकते हो कि ये स्थान है, कपिल जो मुनि है उनकी तपोभूमि है, क्या है, तपोभूमि है, ठीक है। बात करें कपिल मुनि की तो कपिल मुनि के बारे में ध्यान रखना कि कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यहीं पर
सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कपिल मुनि की बात करें तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। कई एग्जाम में सीधा पूछा जा चुका है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ध्यान रखना कौन, कपिल मुनि। कौन, कपिल मुनि के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस मेले की हमने बात कर ली थी कि इस जो मेले का महत्व है वो गंगा स्नान के बराबर महत्व है। ठीक है, अब कोलायत के पास एक स्थान है जिसे कह सकते हैं कि दो विशिष्ट स्थान रखते हैं और कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूज भी करते हैं। एक तो महर्षि च्यवन और दत्रोते की तपोभूमि है। ये उनकी भी क्या है, तपोभूमि है, या कह सकते हो कि दत्राते वेद है, दत्राते की तपोभूमि है। यानी ये यहाँ पर थोड़ी सी दूर है, कोलायत से थोड़ी दूर, महर्षि च्यवन दत्रोते की तपोभूमि। और इस स्थान को कहते क्या है, ये विशिष्ट है, काफी ध्यान रखना। तो इसे ध्यान रखना, दिमात्रा गांव क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चांदी और दिमात्रा गांव कहते हैं, चांदी और दिमात्रा गांव इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिमात्रा गांव इन्हें कहा जाता है, चांदी और दिमात्रा गांव इन्हें कहा जाता है। महर्षि च्यवन और दत्तात्रेय की तपोभूमि है। ठीक है, कपिल मुनि के आसपास ये स्थान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कोलायत के अंदर। ठीक है, कोलायत के अंदर ये आसपास स्थान है, महर्षि च्यवन और दत्तात्रेय की भूमि। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे, इसे चांदी और दिमात्रा गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करें अगले स्थान की। अब आपको मैं दो स्थान एक साथ बताता हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपका मुकाम तालवा, एक समराथल दोरा। ठीक है, दो स्थान आपको एक साथ बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही आप कह सकते हो कि जाम्बोजी संबंधित है। किस संबंधित है, जाम्बोजी से। ठीक है, दोनों ही जाम्बोजी संबंधित है, जो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि कौन सा कहां पर है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मुकाम तालवा और समरातल दोरा है, इनके अंदर जो मुख्य अंतर है वो कौन सा अंतर है। ठीक है, अब बात करें मुकाम तालवा और समरातल दोरा, इसे धोक दोरा भी और कहते हैं, एक नाम और आता है इसका, धोक दोरा। इनके अंदर अलग अलग क्या है वो आप देखिएगा। ठीक है, बात करें मुकाम तालवा की, तो ध्यान रखना यहाँ पर जाम्बू जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर जाम्बू जी का ये समाधि स्थल है। ठीक है, और मुकाम तालवा आपको पता है ये कहां पे आता है, नोखा, बीकानेर। ठीक है, नोखा, बीकानेर। ठीक है, तो ये जाम्बू जी की समाधि स्थल है। ध्यान रखना, जो मुकाम तालवा है वो क्या है, जाम्बू जी की जो समाधि स्थल है वो है। ठीक है, अब समरातल दोरा की बात याद रखना। समरातल दोरे की बात करें, समरातल दोरा यानी एक ऐसा दोरा है, दोरा है एक प्रकार से कह सकते हो। यहाँ पर जाम्बू जी ने क्या किया था, जाम्बू जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, तप किया था, या क्या कह सकते हो, तप किया था। और इसी स्थान की बात करें तो जाम्बू जी को ज्ञान की प्राप्ति, जाम्बू जी को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो यहीं पे हुई थी। और कहते हैं कि जाम्बू जी ने प्रथम उपदेश, जो प्रथम उपदेश है वो भी यहीं से दिया था, प्रथम उपदेश यहाँ दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश है वो भी यहीं पे दिया।
और जो विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन है यहीं से किया था। विष्णोई संप्रदाय का प्रतिपादन इसी स्थान से किया था। ध्यान रखना, यहाँ पर काफी ज्यादा फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना, जाम्बू जी की समाधि स्थल है। ये क्या है? जाम्बू जी की समाधि स्थल है, ठीक है। और कहा जाता है, कई बार कहते हैं कि यहाँ पर टोपी की पूजा होती है, कई कई जगहों पर जाम्बू जी की जो हड़ताल है उनकी पूजा होती है। यहाँ पर समाधि स्थल है, इसका ध्यान रखना। समरातल धोरा, धोक धोरा जिसे कहते हैं, यहाँ पर जाम्बू जी ने तब भी किया था, और जाम्बू जी को ज्ञान की प्राप्ति यही की थी, और जाम्बू जी ने अपना प्रथम उपदेश भी यही दिया था, और जाम्बू जी ने विष्णु जो संप्रदाय का प्रतिपादन है वो भी यहीं पे किया था, ठीक है। तो ये आपको जाम्बू जी के बारे में ध्यान रखना है। दोनों स्थान, मुकाम तालवा की बात करें तो जाम्बू जी का समाधि स्थल है, नोखा बीकानेर रोड पे आता है ये, ठीक है। और समरातल धोरा बीकानेर के अंदर है, जो जाम्बू जी ने तप किया था, या जाम्बू जी की तपोभूमि कह सकते हो, वो यहीं पे है। और जाम्बू जी को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो यहीं हुई थी, और जाम्बू जी ने प्रथम उपदेश अपना वो यहीं पे दिया था। और जो विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन है वो यहाँ से न होकर यहाँ पे किया था, ठीक है। और मूलतः जाम्बू जी कहाँ के थे भाई? पिपासर नागौर के थे भाई, ध्यान रखना है ना, नागौर की भूमि के थे। ठीक है, कहाँ के थे? नागौर के, पिपासर नागौर के, ठीक है। अब बात करते हैं अगले मंदिर की, ठीक है। अगले मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर रहेगा अपना हेरम गणेश। हेरम गणपति, और काफी बार कह सकते हो एग्जामों में पूछा जा चुका है, अभी भी संभावना इसकी है, हेरम गणपति। ध्यान रखना, ये खास क्यों है, ध्यान रखना। बात करें कि जो गणेश जी हैं, गणपति हैं, वो आमतौर पर हम देखते हैं कि चूहे पर सवार होते हैं। किस पे सवार होते हैं? चूहे पर। लेकिन यहाँ पर चूहे पर सवार नहीं होकर गणेश जी सिंह पर सवार हैं। किस पे सवार है? सिंह पर सवार है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि बीकानेर के अंदर 33 करोड़ देवताओं की जो मंदिर है उनमें एक दुर्लभ मूर्ति है, ठीक है। ध्यान रखना कि 33 करोड़ देवताओं की जो बीकानेर में मूर्तियां हैं उनमें से ये एक दुर्लभ मूर्ति है, हेरम गणपति, ठीक है, याद रखेंगे आप। और ये मूर्ति है आपकी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, जूनागढ़ दुर्ग में। इसकी विशेषता ध्यान रखना, 33 करोड़ देव देवताओं के मंदिर हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में दुर्लभ मूर्ति है। क्या है? 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में दुर्लभ मूर्ति है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हेरम गणपति की बात करें, ठीक है। अब बात करें कि ये मूर्ति यहाँ पर लाए कौन थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी विशेषता एक ये ध्यान रखना पहले कि जो गणपति हैं मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है, इसलिए ये विशेष हो जाती है। यानी मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो मूर्तियां हैं 33 करोड़ मूर्तियां, ये याद रखना कि जो जूनागढ़ दुर्ग में पहुंचाने का कार्य है वो दक्षिण भारत में रहते हुए आपके अनूप सिंह ने पहुंचाई थी। किसने पहुंचाई थी? अनूप सिंह ने। ध्यान रखना, किसने? अनूप सिंह ने, दक्षिण भारत में रहते हुए अनूप सिंह जी ने ये पहुंचाई थी। तो ये अपना था हेरम गणपति मंदिर। कौन सा? हेरम गणपति मंदिर, जो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। 33 करोड़ देव देवताओं के मंदिरों के अंदर एक दुर्लभ मूर्ति है, जिसके अंदर कह सकते हो